समय के साथ एक बात हमेशा साथ रही कि वो बदलता जरूर है। 2014 में किसी क्लॉक टावर की तरह ही देश के पॉलिटिकल टावर में भी समय बदला। समय आया मोदी का, समय आया समस्याओं के समाधान का। उस तारीख से लेकर इस तारीख तक बहुत कुछ बदला है, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव हमने देखा वो है राजनीति के गुणागणित का। मसलन पहले जहां एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज पर चर्चा होती थी, अब नहीं होती। और बारीकी से कहें तो ऐसा लगता है कि पीएम मोदी एंटी इनकम्बेंसी से इम्यून हो चुके हैं। हर चुनाव के साथ उनका ग्राफ बढ़ रहा है। 300 पार के साथ शुरू हुए सफर में आज 400 पार की बात हो रही है। ऐसा क्यों और उसमें मोदी नीति क्या है, इसको समझने के लिए आज सबसे पहले तस्वीर देखिए। पीएम मोदी के इस कार्यकाल का आखिरी मन की बात का कार्यक्रम था और आपकी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें दिल्ली की, जो बहुत कुछ कहती हैं। एक तस्वीर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की है, दूसरी तरफ दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीर, जहां पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को मुस्लिम समाज के लोगों ने भी देखा। इस तस्वीर में 24 का एक्स फैक्टर भी छिपा हुआ है, ये आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन कौशर जहां क्या कुछ कह रही हैं, वो भी सुन लेते हैं। सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ जब मिलता है तो ये तो नहीं देखा जाता ना कि वो व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है। वो व्यक्ति भारतीय है तो उसको बिल्कुल उसका लाभ मिलेगा। और हमें ये एक एहसास होता है कि हमारे पास एक ऐसे लीडर हैं जो मतलब जिनका विजन ऐसा है जो कि इंशाल्लाह विकसित भारत की जो बात होती है वो सपना इंशाल्लाह जल्दी पूरा होगा। आपने तस्वीरें देखी, आपने हज कमेटी की चेयरमैन को भी सुना। अब इन तस्वीरों की तासीर को समझिए। भारत में मोदी एरा आने के बाद ये देखा गया कि मुसलमानों का भरोसा पाने के लिए मोदी को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। सियासत ने तो मोदी और मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी, लेकिन मोदी ने अपनी योजनाओं और नीतियों को सीढ़ी बनाकर शायद इस दीवार को भी लांघ लिया है। और यही वजह है कि मुसलमानों के बीच मोदी का क्रेज बढ़ रहा है। इन शब्दों को सपोर्ट करने के लिए 2 बाइट्स 2 बयान आप सुनिए। छत्तीसगढ़ की सरजमीन से भारत के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं और मशवरा देना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध न करें। पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर कह रहा है, भाई मैं थोड़ी कह रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर सबने ये कहा है कि ये CAA का जो कानून है ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, वहां से जो माइग्रेट होकर के अब तक यहाँ पर आए हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, उनको ये दिया गया कि इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी गई, उनके लिए। 2013 में दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में एक ही नाम की चर्चा थी, वो नाम था पीएम मोदी का। लेकिन मोदी के साथ एंटी मुस्लिम होने का टैग लगा दिया गया, क्योंकि वो कांग्रेस के माइनॉरिटी अपीजमेंट फॉर्मूला को समर्थित नहीं करते थे, उसके खिलाफ बोलते थे। यही वजह रही कि पीएम मोदी को मुसलमानों का उतना साथ नहीं मिला। लेकिन आज जब बीजेपी 400 सीटों की बात कर रही है तो उसके पीछे भी एक फॉर्मूला है। अब आप कॉपी पेन लेकर एक सवाल नोट करने की कोशिश करिए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी को 8% मुसलमानों ने वोट किया और कुल सीटें आई बीजेपी के लिए 282। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को एक बार फिर 8% मुसलमानों ने वोट किया और सीटें बढ़कर हुई 303। बड़े ध्यान से समझिएगा, 2014 और 2019 में 8% मुसलमानों ने ही वोट किया, लेकिन इसके बावजूद मोदी को रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी की सीटें लगातार बढ़ती रहीं। अब 2024 के चुनाव में जब मुस्लिम वोट बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं, तो आप कैलकुलेशन करिए कि इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी भी इसी कैलकुलेशन के सहारे इतने कॉन्फिडेंस के साथ 400 पार की बात कह रही है। अब यहां मोदी की तरफ अट्रैक्ट होते देश के मुसलमानों की ब्रेन मैपिंग करने की कोशिश करें तो कुछ चीजें सामने आती हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्या देश के मुसलमानों को अब इस बात का अंदाजा है कि लगातार हार रही पार्टी को वोट देने का आखिर फायदा क्या। एक आंकड़ा समझिए, 2009-2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 38% मुसलमानों ने वोट किया। 2019 में भी 33% मुसलमान कांग्रेस के साथ थे, लेकिन उनका वोट इररिलेवेंट हो चुका था। ऐसे में क्या मुसलमान भी ये सोचने लगे कि इररिलेवेंट होने से अच्छा है कि बीजेपी को ही वोट करें। और एक सवाल और है, क्या पीएम मोदी की योजनाओं के लाभार्थी मुसलमान अब मोदी की गारंटी को मानने लगे हैं?